आइए आज हम लोग जानते हैं सी-टेट और एम-पी-टेट के अंतर्गत मैथ पेडागोजी सब्जेक्ट के अंतर्गत गणित को कैसे पढ़ाया जाए। हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स, ये हम लोगों का पार्ट चल रहा है, जिसमें से हम लोग आज पार्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 5 पार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग जब 5 पार्ट को पढ़े होंगे तभी अगला पार्ट आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सी-टेट और एम-पी-टेट के अंतर्गत मैथ पेडागोजी सब्जेक्ट को, और उसमें से टॉपिक है हमारा गणित को कैसे पढ़ाया जाए। तो हम गणित को कैसे पढ़ाते हैं, डायरेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाते हैं। जैसे आप लोगों को इसके पहले पढ़ाया गया आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, व्याख्या विधि। आज अगली विधि है जिसका नाम है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, आज हम लोग अगली विधि को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रयोगशाला विधि है क्या, और इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं अपने क्लासरूम में, हम कैसे प्रयोग करके दिखाएंगे। गणित में कैसे हम प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला विधि का। सामान्यतः हम समझते हैं कि प्रयोगशाला शब्द जो है किसके लिए बना हुआ है, केवल विज्ञान के लिए, लेकिन ऐसा सोचना हमारे लिए गलत है, क्योंकि प्रयोगशाला विधि का प्रयोग हम सभी विषयों में कर सकते हैं, विज्ञान के साथ साथ अन्य विषय के में भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, विज्ञान शिक्षण की भांति गणित शिक्षण को भी अधिक रुचिकर बनाने के लिए इस विधि का हम प्रयोग किया जाता है। क्या करना है आपको, अगर विज्ञान शिक्षण की भांति हमें क्या करना है, गणित शिक्षण में भी रुचिकर बनाना है, गणित शिक्षण को भी क्या करना है, हमें रुचिकर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक एक बच्चे के अंदर रुचि नहीं होगी हम उसे ज़बरदस्ती नहीं सिखा पाएंगे। सबसे पहले एक शिक्षक के रूप में हमारा क्या कार्य होना चाहिए कि बच्चे के अंदर जिस भी विषय को हम पढ़ा रहे होते हैं उस विषय में उनकी रुचि जागृत करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, और अलग अलग टॉपिक में अलग अलग शिक्षण विधियों को। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि विज्ञान शिक्षण की भांति गणित शिक्षण को भी अधिक रुचिकर बनाने के लिए हम प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करते हैं, किसमें, गणित में। फिर अगला पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट, शिक्षण की यह विधि करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, हमारा एनसीईआरटी 2005 जो है यही कहता है कि एक बच्चे को क्या करिए आप, लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर ही शिक्षा दीजिए। तो प्रयोगशाला विधि सबसे अच्छा उसका उपलब्ध संसाधन है कि आपको उपलब्ध कराता है कि आप क्या कर पाएंगे अपनी कक्षा में, लर्निंग बाय डूइंग कर पाएंगे। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर आप बच्चे को क्या कर पाएँ, पढ़ा पाएँ। किसी भी यहाँ पे मैथ की बात करें तो मैथ में समझेंगे, हिंदी की होगी तो हिंदी में, संस्कृत में, विज्ञान में, सभी सब्जेक्ट में हम इसका उपयोग कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, शिक्षण की यह विधि क्या है, करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि आपका एनसीईआरटी 2005 भी बोलता है। एक बच्चे को आप क्या करिए, करके सिखाइए, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाइए। अगली विधि है हमारी, अगला पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं में ज्यामिति की मूलभूत अवधारणाओं को स्पष्ट करने में किया जाता है। ठीक है, छोटी कक्षाएं किसे कहेंगे, जो प्राइमरी की कक्षाएं होती हैं, उनमें अगर आपको क्या पढ़ाना है, ज्यामिति और उसकी अवधारणाओं को स्पष्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आपको पढ़ाना है कुछ भी ज्यामिति से संबंधित, तो आप क्या करेंगे, सीधे प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करेंगे, बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अगली विधि है, अगला पॉइंट है, इस विधि में बालक अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण, निरीक्षण, अनुभव और गणना के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, अगर हम प्रयोगशाला विधि के माध्यम से शिक्षण करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से अपना प्रेक्षण निकालते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, उनका और कुछ ना कुछ उनको अनुभव प्राप्त होता है, उसके आधार पर वो गणना करते हैं और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। और इस बीच में अध्यापक क्या करता रहता है, केवल बच्चों को दिशा निर्देश देता रहता है, बाकी बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लर्निंग बाय डूइंग, ये जितनी चीज़ें हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे व्यक्तिगत प्रेक्षण, व्यक्तिगत का मतलब यहाँ पे सीधे किससे है,
छात्र से है। छात्र अपना स्वयं कार्य कर रहा है। यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं ये टीचर नहीं कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, व्यक्तिगत प्रेक्षण हो गया, निरीक्षण हो गया, अनुभव हो गया और गणना हो गया, और अंत में क्या करता है वो निष्कर्ष निकालता है। अध्यापक क्या करता है, केवल और केवल दिशा निर्देशन करता है। बच्चा क्या करता है, इन सभी चीज़ों को करता है अगर हम प्रयोगशाला विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर प्रयोगशाला विधि का हमें प्रयोग करना है अपने गणित में, तो हम कैसे करेंगे। अगर आपको यह प्रश्न हल करना हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ उदाहरण के माध्यम से, कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे ए बी और सी हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बोला हुआ है उसको लिख करेंगे। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लिए ए बी सी। ठीक है, सर्वप्रथम एक बच्चे को फिर हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम बालकों से लकड़ी का एक मॉडल तैयार कराएंगे। मॉडल जो होगा ये हम इसको मानेंगे कि एक मॉडल है। जो ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसको हम क्या मानेंगे, एक मॉडल है। किसका मॉडल है ये, लकड़ी का मॉडल बनवाएंगे केवल इस प्रकार से। फिर अगली प्रक्रिया क्या करेंगे हम, इसके पश्चात प्रत्येक भुजा पर उसी माप का वर्ग बनाने के लिए कहेंगे। जैसे जो ए बी भुजा है हमारी ये 3 सेंटीमीटर की है, फिर बी सी हमारी 4 सेंटीमीटर की है और ए सी हमारी 5 सेंटीमीटर की है। तो हम बच्चों से क्या कहेंगे, इसी माप का वर्ग बनाइए आप। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर देखिए आप 1 है, ये 2 है, एक 3 है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर क्या बना, यहाँ पर वर्ग बन गया। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का वर्ग बनाने कहेंगे, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का वर्ग बनाने कहेंगे। 5 सेंटीमीटर का ये है इसकी पूरी लंबाई, लेकिन हम क्या कहेंगे वहाँ पर, प्रत्येक वर्ग को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे वर्गों में विभाजित कीजिए। ठीक है, जैसे ये 3 है ना, 3 को हम क्या करेंगे, फिर 1-1 सेंटीमीटर में इस वर्ग को विभाजित कर लेंगे। ठीक है, या 3 है तो 3 में क्या कहेंगे, सभी को 1-1 भाग कर लेंगे, 1-1 वर्ग को बना लेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 हो गए। अब क्या करेंगे हम, एक वर्ग हो गया, फिर ये 2 वर्ग हो गया, ये 3 वर्ग हो गया, ये 4 वर्ग हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है, तो ए बी पर कितने वर्ग बने हमारे, 9। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पे समझेंगे बी सी है। ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर की भुजा थी, 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे, यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के सभी में क्या करेंगे, इसको विभाजित करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे गिनेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर कितने वर्ग बने, 16। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, आप लोग इसको गिन लेंगे तो कितना होगा, ये 25 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बच्चों को कहेंगे और लकड़ी का एक मॉडल तैयार कराएंगे इस प्रकार से। फिर इन सभी की जो लंबाई है उतना रखेंगे। जैसे ए बी की लंबाई 3 है, 3 सेंटीमीटर, बी सी की 4, फिर ए सी की 5। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, ये लंब होती है और ये कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में जो बी सी है, यहाँ पर आपको भुजा दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, आधार। फिर ए बी को हम क्या कहेंगे, लंब, और ए सी को क्या कहेंगे, हम कर्ण कहेंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण ही होती है, ये कर्ण माना जाएगा ए सी को। यहाँ पर आपको बता दिया गया। फिर इसके बाद हम 1-1 सेंटीमीटर का वर्ग बनाने के लिए कहेंगे सभी को। तो यहाँ पे 9 वर्ग बनेंगे, यहाँ पे 16, यहाँ पे 25। इन दोनों को जोड़िए, 16 9 25 होगा और ये ए सी बराबर 25 है। तो इससे हमारा सिद्ध क्या हो गया कि जो आधार का वर्ग है और लंब का वर्ग है उसके बराबर क्या होता है, हमारा कर्ण का वर्ग। ठीक है, आप फिर लास्ट में सूत्र बताएंगे। हम क्या करते हैं, सबसे बच्चों को गलती हमारी होती है कि पहले हम सूत्र रटा देंगे बच्चे को। हमें बच्चे को सूत्र नहीं रटाना है, हमें क्या करना है, पहले इसका प्रयोग करना है। प्रयोगशाला के आधार पर हम बच्चे को महसूस करा देंगे कि ये देखो
ये क्या है हमारा लंब है, ये आधार है। इन दोनों भुजाओं का जो वर्गों का योग है वही क्या होगा, अगली भुजा के बराबर के होगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 9 है, ये 16 है, 16 9 25 और ये भी 25। यहाँ पे आप देख लेंगे जैसे हमने बताया हुआ है आधार BC पर बने वर्ग की संख्या क्या है 16, ये यहाँ पे बता दिया गया 16 आप गिन लेंगे। फिर AB लंब है, यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी है 9 है, और कर्ण AC है, ये AC कर्ण थी, इस पर बने वर्ग की संख्या कितनी है 25। तो AB प्लस BC बराबर AC, यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कितना होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, मतलब आधार जो है और लंब इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है। यहाँ पर आपने सिद्ध कर लिया, ये 9 है, ये भुजा है आपकी लंब की, ये आधार की, इन दोनों को जोड़ दिए तो किसके बराबर आ गया हमारा कर्ण के बराबर हो गया। अंत में हमने क्या कर दिया यहाँ पे सिद्ध कर दिया, सब सिद्ध हो गया यहाँ पर समकोण त्रिभुज में कि आधार का जो वर्ग है, आधार का वर्ग है जो लंब का वर्ग है वो किसके बराबर है कर्ण के वर्ग के योग के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 3 है तो 3 का वर्ग क्या होता है 9। ठीक है, 4 है, 4 का वर्ग 16। ठीक है, फिर 5 है, 5 का वर्ग 25। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया हुआ था एक एक को जोड़ के बताया हुआ था, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे पहले ही बता दिए थे इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर की है 3, ये 4, ये 5। तो आपको क्या करना है ऐसे करना है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, तो 3 का 9, 4 4 16 और ये 25। ठीक है, ये हमने पहले बताया हुआ था, पहले किस आधार पर बताया हुआ था, हमने एक एक सेंटीमीटर को जोड़ के बताया हुआ था। हमें ये लास्ट में करना है जो हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको प्रयोगशाला विधि बेहतर तरीके से समझ में आई होगी।